तो जो चीज़ें मैं और जो पॉइंट्स मैं इस टॉप वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, वो पॉइंट्स वैसे हैं जो मैंने पता नहीं ना जाने 50, 60, 70 लोगों से बात तो उसमें क्या होता है, वो आपके उस वर्क परमिट पे एम्प्लॉयमेंट लोकेशन को सिडनी, हैलिफैक्स, टोरंटो कहीं का भी डाल के क्लोज्ड वर्क परमिट बना देते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल पॉइंट है ये कि आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कब कर सकते हो। ये चीज़ जो है बहुत प्लस पॉइंट है आपकी इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि आप अपने कनाडा से इंडिया या फिर कहीं पे वापस आओगे। रिजेक्शन जो आया था पहली बार, हाँ मेरा रिजेक्शन आया था स्पाउस वीजा पे फर्स्ट, तो वो इसी रीज़न की वजह से आया था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सब लोगों के लिए जो अपना डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जो अपने डिपेंडेंट का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये एक टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में आप जितने लोगों से बात करते हैं उनकी अपनी राय होती है, उनके अपने सजेशंस होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत कंफ्यूज करती हैं। तो जो चीज़ें मैं और जो पॉइंट्स मैं इस टॉप वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, वो पॉइंट्स वैसे हैं जो मैंने पता नहीं ना जाने 50, 60, 70 लोगों से बात करके या उनके केसेस को देख के जो मुझे बेस्ट चीज़ लगती है इस वीज़ा के लिए, और जो मैंने अपने ऊपर भी इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट किया है अपने टाइम पे भी, तो वो मैं आपसे उसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मैं कोई पॉइंट छोड़ूंगी इस वीडियो में। मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने के लिए। मैंने अपने सारे नोट्स और देखो मैंने अपने हाथ में अपने आसपास रख लिए हैं, सब लिखा हुआ है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं डिपेंडेंट वीज़ा की। तो डिपेंडेंट वीज़ा पहले तो होता क्या है? डिपेंडेंट वीज़ा वो होता है जब ऑलरेडी एक स्टूडेंट यहाँ पे है और आप अपने साथ किसी डिपेंडेंट को यहाँ पे बुला रहे हो स्टडी करने के लिए या वर्क करने के लिए। अब डिपेंडेंट होते कौन कौन से हैं? मेजरली जो आते हैं उसमें आपके स्पाउस आते हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चे आते हैं, आपके पेरेंट्स आते हैं, और अगर आपके कोई सिबलिंग्स हैं, ब्रदर सिस्टर्स, तो वो सब आते हैं आपके डिपेंडेंट्स। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्पाउस के बारे में, स्पाउस ओपन वर्क परमिट के बारे में। स्पाउस वर्क परमिट होता क्या है? बेसिकली स्पाउस वर्क परमिट वो होता है जब कोई भी स्पाउस कनाडा में लैंड करने के बाद एक फुल टाइम काम कर सकता है, फुल टाइम कहीं पे भी, ओपन वर्क परमिट ऑल ओवर कनाडा कहीं पे भी काम कर सकता है एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, मतलब 40 आवर्स और मोर काम कर सकता है। अब इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेक श्योर जब आप यहाँ लैंड कर रहे हैं, आप अपना इमिग्रेशन करवा रहे हैं, तो आपको ओपन वर्क परमिट मिल रहा है, स्पाउस ओपन वर्क परमिट। ऐसा तो नहीं आपको क्लोज्ड वर्क परमिट मिल रहा है। अब उसके रीजंस क्या हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब आप अपना इमिग्रेशन दे रहे होते हो तो जनरली वो आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ रहोगे। जो आपका पार्टनर है कनाडा में ऑलरेडी रह रहा है एज ए स्टूडेंट या वर्क परमिट पे, लेट्स सपोज वो भी, तो वो कहाँ रहता है? तो फॉर एन एग्जांपल मैं जैसे सिडनी में रह रही हूँ, तो वो बोलेंगे कि सिडनी में रहते, तो अच्छा वहीं रहोगे, वहीं काम करोगे? तो आप बोलते हो हाँ मैं वहीं रहूँगा या रहूँगी, मैं वहीं पे काम करूँगा या करूँगी। तो उसमें क्या होता है, वो आपके उस वर्क परमिट पे एम्प्लॉयमेंट लोकेशन को सिडनी, हैलिफैक्स, टोरंटो कहीं का भी डाल के क्लोज्ड वर्क परमिट बना देते हैं। वो आपका वर्क परमिट ओपन वर्क परमिट नहीं रहता। तो इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ना? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं पता था ना आपको, मुझे भी नहीं पता था, बाद में मुझे पता चला। हाँ, देन इम्पॉर्टेंट एक बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल पॉइंट है ये कि आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कब कर सकते हो। इसमें 3-4 चीज़ें हैं। या तो आप अप्लाई कर सकते हो जब आप अपने पार्टनर का जब स्टडी परमिट अप्लाई कर रहे हो उसके साथ अप्लाई कर सकते हो। जब आपका जो पार्टनर है यहाँ पे एज ए स्टूडेंट लैंड कर गया है उसके 1 महीने बाद अप्लाई कर रहे हो या हफ्ते बाद अप्लाई कर रहे हो, चलो 1 महीने बाद अप्लाई कर रहे हो। देन जो एक स्ट्रांगली रिकमेंड पॉइंट है, मतलब जो स्ट्रांगली रिकमेंड टाइमिंग है, जो मोस्टली एजेंट्स कंसल्टेंट्स बताते हैं, वो बताते हैं कि आपके स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट जब आपका पार्टनर यहाँ पे 1 सेमेस्टर पूरा कर लेगा उसके बाद अप्लाई करना, ये बताते हैं। अब मैं अगर मुझे कोई ये बोले आके कि नहीं आप एज अ फर्स्ट मतलब स्टूडेंट जब आप फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लोगे तो ही आप अपना स्पाउस ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो स्पाउस के लिए, मैं इस चीज़ से बिल्कुल स्ट्रांगली डिसएग्री करती हूँ। अब ये बातें एजेंट्स क्यों बोलते हैं, लोग क्यों बोलते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब गौर करने वाली बात है। कोई भी कंसल्टेंट या एजेंट ना अपना रिजेक्शन रेट नहीं बढ़ाना चाहेगा। तो जिस टाइम पे वो कॉन्फिडेंट है आपकी फाइल लगाने पे, जिससे रिजेक्शन के चांसेस मिनिमम है, वो तभी आपकी फाइल लगाएगा।
तो वो उसकी के अकॉर्डिंग आपको गाइड करेगा। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई कहे नहीं मैं आपकी एज ए स्टूडेंट और स्पाउस के साथ में नहीं लगा सकता, या कोई ये बोले कि 1 महीने बाद नहीं जी हम तो 4 महीने बाद ही लगाएंगे, तो इस चीज़ से स्ट्रांगली मतलब मैं डिसएग्री करती हूँ। बट अगेन ये कंसल्टेंट के अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे डिपेंड करता है कि वो कब कॉन्फिडेंट है कि आपकी फाइल का अप्रूवल आएगा। अगेन बिजनेस है ये भी, वो नहीं चाहेंगे कि उनका रिजेक्शन रेट बढ़े। देन हम इस चीज़ में बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एक स्पाउस ओपन वर्क परमिट को फाइल करने के लिए। इस डॉक्यूमेंट्स को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, एक तो स्पाउस के डॉक्यूमेंटेशन और आपके जो स्टूडेंट या पार्टनर जो यहाँ पे ऑलरेडी रह रहा है उसके डॉक्यूमेंटेशन पे हम इस 2 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले मैं बात करूंगी जो स्पाउस का डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में। सबसे पहले आता है पासपोर्ट। पासपोर्ट जो आपका इंटरनेशनल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो आप लगाओगे। देन अगर आपने कभी भी अपनी होम कंट्री से बाहर कहीं पे ट्रैवल किया है ड्यू टू एनी रीजन, तो मतलब आपका जो ट्रैवल हिस्ट्री है लास्ट 5 ईयर्स की वो आप उसमें लगाओगे। देन एक फॉर्म होता है इंडिया में फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म, उसमें बेसिकली सब कुछ बताया होता है कि आपके परिवार में कौन कौन है, माँ बाप भाई बहन या भाई बहन के बच्चे कैसे हैं, जो आप एक फैमिली आपकी वो कौन कौन है, उनकी एज क्या है, आपका रिलेशन क्या है उनके साथ, तो वो फॉर्म आता है वो आप उसमें लगा सकते हो। देन आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होती है वो आप लगाते हो। मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, जैसे आप एक स्टूडेंट का स्टूडेंट वीज़ा फाइल करते हो तो एक स्टूडेंट मेडिकल करवाता है, अपना डेट फिक्स करवाता है, मेडिकल टेस्ट होते हैं और उसमें जो सर्टिफिकेशन और जो बिलिंग वगैरह मिलते हैं सेम स्पाउस के भी होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके। देन ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्रीज होती हैं जो स्पाउस की ग्रेजुएशन मतलब 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, डॉक्टरेट जो भी डिग्री हैं वो लगेंगी। ट्रांसक्रिप्ट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो पर सेमेस्टर आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं वो हैं तो आप वो लगा सकते हो। जो आपके लास्ट 2 साल की ITR है, इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है वो आप लगाओगे तो बहुत अच्छी बात है, वो आपका एक फिनेंशियली आपकी फाइल को स्ट्रॉन्ग करता है। देन आप अपना प्रीवियस एंड करंट जॉब एक्सपीरियंस लगाओगे, जहाँ जहाँ आपने काम किया है वो एक्सपीरियंस, जहाँ आप अभी काम कर रहे हो वो करंटली एम्प्लॉयड का जो सर्टिफिकेट होता है वो आप लगा सकते हो उसके अंदर। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हो, ये भी आपकी फाइल को फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग करता है। CA रिपोर्ट ऑप्शनल है बट लगाओगे तो ये भी आपकी फाइल को फिनेंशियली जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है कि आपके एसेट्स क्या क्या हैं। देन मैरिज सर्टिफिकेट, अब हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप प्रूफ्स के बारे में। मैरिज सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ऑब्वियस है ये आपको लगाना है। इसमें मैं आपको और एक सजेस्ट करूंगी, चैट हिस्ट्री का सबको पता होता है, जो भी किसी की बातचीत हुई होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो बातचीत आप कनाडा जब बच्चा लैंड कर रहा है उसके बाद ही कर रहे हो, पहले भी जो भी आपके अगर आपने फंड्स ट्रांसफ़र किए एक दूसरे के अकाउंट में, ऐसे कुछ प्रूफ्स जो आपकी रिलेशनशिप को की कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, वो सब चीज़ें आप लगाओगे तो बहुत अच्छी बात है। देन फोटोग्राफ्स में मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कोई भी फोटोग्राफ लगा रहे हो, मेक श्योर आप उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो। लेट से कि मतलब दोनों कहीं घूमने गए, शिमला घूमने गए जैसे कि, तो आप बुला रहे हो कि इस ईयर के इस मंथ में हम लोग शिमला घूमने गए थे, तो ऐसी ऐसी आप फोटोग्राफ्स लगा रहे हो। अगर उन फोटोग्राफ्स में आपकी कोई एक ग्रुप पिक्चर है दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, फैमिली के साथ, तो वो भी आप लगा सकते हो कि ये मतलब कि एक वाइफ की ब्रदर के साथ फोटोग्राफ है, इस ईयर में यहाँ गए थे, ये इवेंट रहा है, तो वो सब चीज़ें बताओगे तो अगेन ये आपकी रिलेशनशिप की कंसिस्टेंसी को प्रूव करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं आपकी फाइल को, वो आप इसमें लगा सकते हो। लास्ट जो चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी पर्सनली, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। एक लीव्स होती हैं बेसिकली, सबैटिकल लीव्स जिसे बोलते हैं, आप गूगल करके चेक करिएगा सबैटिकल लीव्स क्या होती हैं। सबैटिकल लीव्स वो होती हैं जब आपका एम्प्लॉयर, जहाँ पे आप अभी जॉब कर रहे हो, वो आपको एक सर्टिफिकेट देता है, वो आपकी लीव्स को ग्रांट करता है, जिसमें वो आपको अलाउ कर रहा है 6 महीने से 12 महीने तक की लीव्स को ग्रांट कर रहे हैं। वो जो अनपेड रहती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स में, जो ये बताती हैं कि ये बंदा इतने लंबे टाइम स्पैन के लिए लीव पे है, अनपेड लीव्स रहेंगी, बट फिर भी ये एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर एम्प्लॉयड रहेगा, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, अगर आप बड़ी पोजीशन पे हो उसमें हो, तो वो इनरोल्ड रहेगा वो बंदा फिर भी हमारी कंपनी के साथ। ये चीज़ जो है बहुत प्लस पॉइंट है आपकी इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि आप अपने कनाडा से इंडिया या फिर कहीं पे वापस आओगे,
रिटर्न टू योर होम कंट्री वाला जो पॉइंट आता है, उस चीज़ को प्रूव करने के लिए एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है ये। अगर आपको आपका एम्प्लॉयर इस चीज़ को ग्रांट करता है या फिर आपको प्रोवाइड करता है तो आप इस चीज़ को अपनी वीज़ा की फाइल में लगा सकते हो। देन हम बात करेंगे स्टूडेंट का जो क्या कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या रहेगा। पासपोर्ट, अगेन स्टडी परमिट रहेगा। मेक श्योर स्टडी परमिट को अपने ऑफर लेटर के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। स्टडी परमिट और ऑफर लेटर में फर्क होता है। ये चीज़ मैं किस लिए बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा हुआ है इसलिए बता रही हूँ। ऑफर लेटर मैं आपको 6 कॉलेजेस के प्रोवाइड कर सकती हूँ। मैं अगर इंडिया में बैठी हूँ, मैंने 6 जगह अप्लाई किया है, 6 में से 4 जगहों ने मुझे ऑफर लेटर दे दिया। अब वो मेरा डिसीजन है कि मैं कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी को चूज कर रही हूँ। ऑफर लेटर ये जस्टिफाई नहीं करता कि अभी मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। वो जो डॉक्यूमेंट उस चीज़ को जस्टिफाई करता है वो होता है वहाँ का एनरोलमेंट लेटर। तो मेक श्योर आप स्टडी परमिट लगाएं। ऑफर लेटर लगाना है एडिशनली तो लगा दें, पर नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि आप करंटली किस कॉलेज में पढ़ रहे हो और किस सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, किस प्रोग्राम में पढ़ रहे हो, उस चीज़ को प्रूव करने के लिए एनरोलमेंट लेटर आप अपनी यूनिवर्सिटी या स्कूल से ले सकते हो। वो आपको वो दे देंगे जिसमें सारी डिटेल होती है। करंट डेट का होगा तो बहुत ही अच्छा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल एज ऑफ नाउ मार्च 2023 आस्था पोस्ट बैचलर डिप्लोमा इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट के 3rd सेमेस्टर में पढ़ रही है। ये वो डॉक्यूमेंट रहेगा, ये बताएगा कि मैं करंटली इनरोल्ड हूँ। ठीक है, ये आप लगाना। देन उसके बाद सेमेस्टर अगर आप लगा रहे हो सेमेस्टर के 1 सेमेस्टर पूरा होने के बाद या 2 सेमेस्टर पूरा होने के बाद लगा रहे हो तो सेमेस्टर की मार्कशीट लगा सकते हो। अगर आप पहले भी लगा रहे हो तो भी मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो आप लगा सकते हो। अगर आपका सेमेस्टर पूरा नहीं हुआ, आपने डिसाइड किया है कि मैं 1 महीने बाद ही फाइल लगाऊंगा, तो उसमें एक शेड्यूल होता है बेसिकली, जिसमें जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहा है तो उसका पूरा टाइम टेबल, हम जैसे बेसिक लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये कोर्सेज हैं। कोर्सेज मतलब सब्जेक्ट, जैसे को हम इंडिया में सब्जेक्ट्स बोलते हैं उनको हम यहाँ पे कोर्सेज बोलते हैं, कि ये कोर्सेज हैं, ये इसका टाइम टेबल है कि मंडे को क्लास होती है, वेडनेसडे को क्लास होती है, फ्राइडे को क्लास होती है, ये टाइमिंग्स हैं क्लास के। तो वो टाइम टेबल जो होता है बेसिकली वो आप अपनी यूनिवर्सिटी से मांग सकते हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये ऑनलाइन, मतलब जो भी उनका लॉगिन रहेगा, जिस किसी के भी थ्रू उनके कॉलेज का ऑनलाइन लॉगिन होता है, वहाँ पे भी आपको मिल सकता है। तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एनरोलमेंट लेटर के साथ आपने अपना स्केड्यूल लगा दिया, मार्कशीट नहीं है तो भी आप प्रूव कर रहे हो कि आप इस कॉलेज में अभी करंटली पढ़ रहे हो एज अ फुल टाइम स्टूडेंट इन DLI इंस्टीट्यूशन। ठीक है। देन अगर आप अब जॉब कर रहे हो एज अ स्टूडेंट, जॉब करना स्टूडेंट के लिए कंपलसरी नहीं है, चॉइस होती है स्टूडेंट की। तो बट अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आप अपना करंटली एम्प्लॉयड का लेटर लगा सकते हो। आप टिम्स में काम कर रहे हो, आप मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहे हो, आप नीड्स पे काम कर रहे हो, आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, उसके अपने मैनेजर को बोल के एक करंटली एम्प्लॉयड का एक सर्टिफिकेट या ले सकते हो, कोई या तो अपॉइंटमेंट लेटर ले सकते हो कि आप करंटली इस जगह काम कर रहे हो। ठीक है। वो क्या करेगा, जैसे आप अपनी स्पाउस की एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनके फाइनेंसेस दिखाते हो, आप ये भी दिखा सकते हो कि स्टूडेंट भी वहाँ पे कमा रहा है। ये उस आपकी फाइल को और स्ट्रॉन्ग बनाता है, और रीज़न मतलब आपका कम हो जाएगा इस चीज़ के लिए कि अगर आपका वीज़ा ऑफिसर कहता है कि मैं आपके फाइनेंसेस से सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि आप कनाडा लैंड करने के बाद अपना सर्वाइव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो अगर बच्चा जॉब कर रहा है तो ये उस चीज़ को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अगर वो जॉब कर रहा है तो उसकी इनकम भी आ रही होगी, अकाउंट में आ रही होगी, तो वो अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकता है कि आज उसके अकाउंट में इतना पैसा है। ठीक है ना, वो भी अपनी बैंक स्टेटमेंट लगा सकता है, बैंक डिटेल्स लगा सकता है, ये सब चीज़ें लगा सकता है। तो और देन अगेन लास्ट और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, आपकी SOP स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आप ये मेंशन कर सकते हो कि जो आपका पार्टनर यहाँ पे रह रहा है वो होम सिक फील कर रहा है, उसका मन नहीं लग रहा, मुझे जाना है, मुझे मिलना है, हमारी नई शादी हुई, ज़्यादा टाइम हमने स्पेंड नहीं किया, हम अलग हो गए, प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, हम अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए। तो हम सोच रहे हैं कि अगर हम लोग मतलब बीइंग अ स्पाउस आप यहाँ पर आके काम भी करो, सपोर्ट भी करो उनको मेंटली और फाइनेंशियली, कैसे भी, वो आप लिख सकते हो। और इसमें अगेन जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेंशन करना ज़रूरी होता है वो होता है कि आप वापस आओगे अपने होम कंट्री में, बाहर रहने नहीं जा रहे हो, बस जैसे बच्चे की पढ़ाई पूरी हुई आप लोग वापस आ जाओगे। उसके लिए आप अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखा सकते हो। अगर आपका कोई बिजनेस है इंडिया में तो बिजनेस दिखाते हो कि मेरे पास बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे वापस आके अपने फादर का बिजनेस या फिर अपना फैमिली बिजनेस या खुद का चलाया हुआ बिजनेस मुझे संभालना है, तो मुझे तो वापस आना ही पड़ेगा।
एम्प्लॉयमेंट का दिखा सकते हो कि देखो मैं तो सबैटिकल लीव्स पे हूँ, मेरे को तो सिर्फ 6 महीने से 12 महीने की लीव्स ग्रांट हुई हैं, तो मुझे तो वापस आना ही पड़ेगा अपनी जॉब को पूरा करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। अगर आपके घर में कोई मेडिकल हिस्ट्री है किसी के साथ, कि आपकी कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई बीमार है, उसका गवर्नमेंट से जो मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनसे आप एक सर्टिफिकेट बना के अपनी फाइल में लगा सकते हो कि यार मेरे घर में तो सपोज, मतलब ऐसा नहीं, बट ऐसे नहीं बोल रही बट कि सिर्फ फादर बहुत बीमार है किसी के, तो मेरे तो फादर बहुत बीमार है, मैं ही फैमिली की टुवर्ड्स मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको पूरा करने के लिए मुझे तो इंडिया में आना ही पड़ेगा। तो ऐसी कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा सकते हो, कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप लगाओ एंड देन आप उस SOP को खुद पढ़ो बेसिकली। क्योंकि अगेन ये चीज़ मैंने अपनी स्टडी परमिट वाली वीडियो में भी मेंशन की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको किसी ने SOP बना के दे दी, आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस SOP को आपने अपनी फाइल में लगा दिया। एक बार उसे पढ़ के तो देखो, एज अ थर्ड पर्सन उसको देखो कि क्या आप एज अ वीज़ा ऑफिसर मतलब कन्विंस हो रहे हो इस SOP से कि हाँ मैं क्यों जा रहा हूँ और मेरे को वापस क्यों आना है। इस पॉइंट से एज अ थर्ड पर्सन अगर आप ही कन्विंस हो रहे होगे तो आप कॉन्फिडेंटली उसको लगा सकते हो आगे अपनी फाइल में, और अदरवाइज कोई चेंजेस हो तो आप सजेस्ट भी कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है सजेशन देने में, ऑब्वियसली वो कोई भी दे सकता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान में रख के जब अपनी फाइल लगाते हो तो मुझे नहीं लगता कोई पॉइंट ऐसा छुटा है, क्योंकि मैंने रिफ्यूज़ल रीजंस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। तो जो यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि रिफ्यूज़ल रीजंस क्या होते हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉमन रिफ्यूज़ल रीजंस हैं जिसकी वजह से रिजेक्शन वगैरह आता है। तो वो सबसे ज़्यादा होता है लैक ऑफ रिलेशनशिप प्रूफ। तो जिसके लिए हमने आपको पहले बताया चैट हिस्ट्री लगा दो, फोटोग्राफ्स लगा दो। फोटोग्राफ से मेरा जो एक टिप है वो ये रहेगा कि ग्रुप फोटोग्राफ लगाओगे दोस्तों के साथ, फैमिली के और मेंबर्स का, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हाँ भाई बच्चा इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं कि अकेला तो फेक भी लग सकता है ना, अकेले तो आप कहीं पे भी जाके फोटो खिंचा सकते हो, तो बेटर है कि 2-4 लोग और भी इन्वॉल्व हो रहे हैं फोटो में, तो आप दिखा सकते हो कि ये वाइफ का ब्रदर है, ये तो मतलब हस्बैंड की सिस्टर है, तो एक हम लोग मैरिज में गए थे सब लोग पूरी फैमिली मिलके, या ट्रिप पे गए थे, ऐसा कुछ आप दिखा सकते हो। चैट हिस्ट्री दिखा सकते हो। अगर कुछ अगेन फंड्स का एक्सचेंज जैसे हम लोग करते हैं मतलब इंडिया में कि पैसे भेजे थे या ये करा था, ऐसा कुछ दिखा सकते हो। नॉमिनी बैंक अकाउंट में नॉमिनीज होते हैं वो दिखा सकते हो, तो वो रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। देन है हमारा फंड्स का कि लैक ऑफ फंड्स, जब वीज़ा ऑफिसर ये कहता है कि वो कन्विंस नहीं हो रहा कि वो लैक ऑफ फंड्स मतलब आपको फंड्स से कन्विंस नहीं है कि आप यहाँ के सर्वाइव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इसी के लिए आप एज अ स्पाउस अपने फंड्स दिखा रहे हो, CA रिपोर्ट दिखा रहे हो, ITR दिखा रहे हो, बैंक स्टेटमेंट दिखा रहे हो 6 महीने की, और अपनी सैलरी स्लिप्स वगैरह दिखा रहे हो एज अ स्पाउस। देन एज अ स्टूडेंट अगर बच्चा काम कर रहा है तो वो भी दिखा रहा है कि देखो मैं भी यहाँ काम कर रहा हूँ, कि मेरे हस्बैंड को या वाइफ को 2-3 महीने काम नहीं भी मिलता तो मैं घर चला सकता हूँ, मेरी ये देखो अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट है, इतने से शुरू हुई थी, ऐसे ऐसे पैसे बढ़े हैं। तो ये सब चीज़ें आप भी लगा सकते हो। तो ये आपकी फाइनेंशियल बेसिस पे आपकी फाइल को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। देन है आपका फुल टाइम स्टूडेंट इन DLI। ओ गॉड, मेरा रिजेक्शन जो आया था पहली बार, हाँ मेरा रिजेक्शन आया था स्पाउस वीज़ा पे फर्स्ट, तो वो इसी रीज़न की वजह से आया था। देखो ये कंफ्यूजन हुई थी, जो कि ऑफर लेटर लगा दो, एनरोलमेंट लेटर मत लगाओ, और आप ऑफर लेटर को ऐसे दिखा रहे हो कि बच्चा पढ़ रहा है। तो ये जो रिजेक्शन का टॉपिक था, मतलब पॉइंट था मेरा, वो ये था कि वीज़ा ऑफिसर वाज नॉट कन्विंस्ड कि स्टूडेंट इज अ फुल टाइम लाइक मी, आई एम अ फुल टाइम स्टूडेंट इन अ DLI इंस्टीट्यूशन हेयर। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने जब इस चीज़ पे और रिसर्च किया तो एनरोलमेंट लेटर, मैंने बोला था उस टाइम पे भी कि एनरोलमेंट लेटर लगाओ, वो बताएगा कि एज ऑफ टुडे मैं पढ़ रही हूँ। देन मेरा स्केड्यूलिंग लगाओ प्रॉपर कि भाई मेरे ये स्केड्यूल है जिसके तहत मेरा टाइम टेबल है कि मैं ये क्लासेस अटेंड करती हूँ। ID कार्ड लगाओ, स्टूडेंट ID कार्ड, ये सब चीज़ें बताती हैं कि बच्चा अभी इस कॉलेज में पढ़ रहा है। भाई ऑफर लेटर को कंफ्यूज मत करो, मैं बार बार बोल रही हूँ, ऑफर लेटर कंफ्यूज मत करो एनरोलमेंट लेटर से। देन आपका आता है विल नॉट रिटर्न बैक टू इंडिया। उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखा सकते हो, वो आपकी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो आपकी एम्प्लॉय जहाँ आप नौकरी करते हो वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती सकती है। तो इन सब चीज़ों को दिखा के आप दिखा सकते हो कि भाई स्टूडेंट जो है अभी वहाँ पे, उसको भी वापस आके अपना करियर इंडिया में ही बनाना है, और मुझे भी, मेरे पास यहाँ मेरा बिजनेस है या मेरे पास मेरा परिवार है, मुझे उनका ख्याल रखना है, या फिर मेरी नौकरी है भाई मुझे कंटिन्यू करनी है यहाँ पे आके अपनी नौकरी में, तो बहुत अच्छा सेटल हूँ यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें दिखा के आप अपना वापस आने का रीज़न भी प्रूव कर सकते हो। तो ये बेस्ट था
मेरा जो एक स्पाउस वीज़ा के लिए मेरे को जो चीज़ें जेन्युइनली सही लगी वो मैंने एक जगह नोट डाउन करके अब मैंने आपसे शेयर की है, ताकि आपको भी कोई कंफ्यूज ना करे ये कह के कि ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होता। नाउ यू नो एवरीथिंग। एंड देन अगेन ऐसे कोई आप सोशल ग्रुप्स वगैरह फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको नए ट्रेंड्स का पता चल रहा होता है कि कितने कितने दिनों में वीज़ा आ रहा है, जनरली रिफ्यूजल्स आ रहे हैं, तो क्या रीज़न है। अगर आपको लगता है आपने कुछ डॉक्यूमेंट छोड़ दिया, वेब फॉर्म रेज करके लगा दो। तो ये सब चीज़ें आप किसी सोशल ग्रुप को ज्वाइन कर लो। आप ओपन ग्रुप्स होते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, तो उन पे आपको अच्छा आइडिया मिल जाता है। उन लोगों से कनेक्ट करो। अपने कंसल्टेंट और एजेंट पे डिपेंडेंसी बिल्कुल मत दिखाओ कि पूरे के पूरे डिपेंड हो गए। अपनी रिसर्च भी साथ साथ ऑन रखो, गलती किसी से भी हो सकती है, यू नो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो इतनी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करो अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ जो भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है या थोड़ा कंफ्यूज्ड है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू सो मच। सी यू।